हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शशांक शेखर है और हम 45 डेज का क्रैश कोर्स कर रहे हैं आने वाले जेई एग्जाम के लिए। और आज इस क्रैश कोर्स का 26 डे है। तो कल हमने पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट किया था और 13 और 14 ग्रुप पढ़ लिया था। आज हम बचे हुए 15 से 18 ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे क्या उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है और क्या उनके ट्रेंड्स हैं। साथ ही साथ हम उनके पहले जो एलिमेंट है उस ग्रुप के उसके यूनिक बिहेवियर को भी स्टडी करेंगे सारे को। जैसे मैंने कल ही बताया था, इस चैप्टर से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल जेई मेंस में। तो आज का टॉपिक है ग्रुप 15 से ग्रुप 18 एलिमेंट तक। अगर मैं डिटेल में जाऊं तो ग्रुप 15 एलिमेंट जो कि है नाइट्रोजन फैमिली, उनके केमिकल और फिजिकल ट्रेंड्स ग्रुप में और उनके इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। फिर ग्रुप 16 में जाएंगे ऑक्सीजन फैमिली जो कि है उसके केमिकल और फिजिकल ट्रेंड्स और उनके इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। तो ये था हमारा पी ब्लॉक जो कल हमने देखा भी था। तो आज जो हम ग्रुप स्टडी करने वाले हैं वो है ये और ये ग्रुप 15 और ग्रुप 16 है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा ग्रुप 15 है। इसमें हमारा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मथ है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, फिर फॉस्फोरस का 15, आर्सेनिक का 33 और एंटीमोनी का 51 और बिस्मथ का 83। अगर इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो पहला है 1s2 2p3, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं जाएंगे तो हीलियम 2s2 2p3। ओके, इसे भी हम लिख सकते हैं नियॉन 3s2 3p3। इसी तरीके से हम और जो जितने बचे हुए नोबल गैस है उनके टर्म में हम इसे लिख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं जेनॉन। ओके, जेनॉन 5s2 4d10 और 5p3। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस। अगर आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखोगे तो इनका जो p ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड है। क्या है? हाफ फिल्ड सब में। इसके कारण से इसके इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ जाती है हुंड्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के कारण। क्योंकि हमें पता है कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल क्या होते हैं? ज़्यादा स्टेबल होते हैं। हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड आर मोर स्टेबल। ये आपको पता है, पर ये दिमाग में रखने की चीज़ है क्योंकि इसका एप्लीकेशन कब कहाँ हो जाए ये समझना ज़्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि थ्योरी क्या है। तो इसीलिए इनका आयनाइजेशन एनर्जी एक्सेप्शनली हाई होता है, वो हम आगे देखेंगे अभी। तो पहला है हमारा नाइट्रोजन फैमिली। स्टार्ट करते हैं। इसके सबसे पहले हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम जान रहे हैं NS2 NP3। अगला, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? -3 +3 और +5। ये इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। कभी -3 रहता है, कभी +3 रहता है, कभी +5 रहता है। -3 कब रहता है? जब 3 इलेक्ट्रॉन देता है। +3 जब 3 इलेक्ट्रॉन तीन इलेक्ट्रॉन लेता है। ये 3 इलेक्ट्रॉन देता है और ये 5 इलेक्ट्रॉन देता है। ओके, अब आगे रिएक्टिविटी की बात करें तो नाइट्रोजन होता है वो थोड़ा कम रिएक्टिव होता है ना। जबकि दूसरे जो एलिमेंट होते हैं उनकी रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप क्या होता है? बढ़ती जाती है। तो ये बात ध्यान रखिए। अगला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या होता है? डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि हम पता है कि ऊपर वाला जो एलिमेंट होता है वो ज़्यादा छोटा होता है साइज में, वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी क्या होती है? ज़्यादा होती है। ओके, अगर बात करें आयनाइजेशन एनर्जी की तो वही कारण है, क्योंकि साइज छोटा है तो इसी कारण से हमारा क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो देने की टेंडेंसी है वो भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा ये करेगा, क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन करेगा, क्योंकि साइज छोटा है। अब आगे एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई भी क्या होगा? वो भी डाउन द ग्रुप क्या होगी? इंक्रीज करेगी। अगला, फिर हम बात करेंगे फिजिकल ट्रेंड्स की। किसकी बात करेंगे? फिजिकल ट्रेंड्स की। अगर मैं बात करूं तो एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप क्या होता है? एटॉमिक
रेडिएट डिक्रीज करता है, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो भी इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। ये तो हमने देख लिया, क्योंकि नंबर ऑफ शेल क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए क्या होगा, हमारा एटॉमिक साइज भी बढ़ते जाएगा। इसके बाद मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी, वो भी बढ़ेगी डाउन द ग्रुप, डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। ये हो गए फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये हमने देख रखा है पहले भी। आगे हम देखेंगे रिएक्शंस। क्या देखेंगे, रिएक्शंस। तो अगर हम देखें नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन, तो ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, N2O, NO, N2O3, N2O4। डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन का सप्लाई कैसा है। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, NH3 या PH3। इसके बाद हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके NF3 या PF3 बनाता है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन विथ मेटल्स। तो ये मेटल साथ रिएक्ट करके मेटल नाइट्राइड्स बनाता है, Li3n और Mg3n2। फिर एसिड साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, अमोनियम सोल्ट जैसे NH4Cl और NH4NO3। कंबशन रिएक्शन, तो नाइट्रोजन के कंबशन से क्या बनता है, NO बनता है, और हाइड्रोजन के रिएक्शन के साथ एमोनिया बनता है। फिर मेटल के साथ रिएक्शन के साथ क्या बनता है, मेटल के रिएक्शन के साथ बनता है हमारा M3N2, जहां M क्या है, मेटल है। अगला फिर है हमारा P4O2 के 5O2 साथ रिएक्शन। फॉस्फोरस का रिएक्शन अगर ऑक्सीजन साथ करेंगे तो P4O10 बनेगा, और हाइड्रोजन के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, 4PH3। अगला रिएक्शन मेटल के साथ है, तो मेटल साथ हमें रिएक्शन क्या बनता है, MP। फिर अगला है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन से रिएक्शन की आर्सेनिक की, तो 2S प्लस 3O2 क्या देता है, 2S2O3। फिर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन क्या मिलता है हमें, ASH3। मेटल के साथ रिएक्शन में क्या मिलता है, MAS। फिर एंटीमोनी रिएक्ट करके क्या बनाता है, Sp2O3। और हाइड्रोजन के साथ क्या बनाता है, SbH3। फिर मेटल के साथ रिएक्शन से बनाता है MsP। अगला फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में क्या बनता है, बिस्मथ का Bi2O3, और हाइड्रोजन के साथ क्या बनता है, BiH3। मेटल के साथ क्या बनाता है, MBI। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोजन, अमोनिया फैमिली। हम नाइट्रोजन के बारे में और पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, नाइट्रोजन के बारे में और पढ़ेंगे। तो हमने देख रखा है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। अगर हम इस NH3 को एसिड के साथ रिएक्ट करवाए हाइड्रोजन हेड के साथ, तो हमें मिलता है NH4X, जैसे NH4Cl माइनस बनता है HCl के साथ रिएक्शन में। फिर कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन में क्या बनाता है, कॉपर, वाटर और N2 गैस। क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके बनाता है NH4Cl प्लस N2। नेक्स्ट हमारा हाइड्राजीन है, जो कि N2H4। तो NH4 से रिएक्शन क्या बनाता है, NaNO2 प्लस NaOH के साथ हमें क्या मिलता है, हाइड्राजीन। ओके, और इसका ऑक्सीडेशन करने पे क्या होता है, हमें मिलता है वापस से N2 और 4H2 मिल जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो 4NH3 एमोनिया को रिएक्ट करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ, तो मिलेगा 4NO। फिर इसे हम हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे वाटर के प्रेजेंस में, तो हमें मिलेगा नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड मेटल साथ रिएक्ट करके हमें क्या देता है, फेरस नाइट्रेट, और बेस साथ रिएक्ट करके देता है सॉल्ट प्लस वाटर। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड नेक्स्ट है, जो वो है हमारा PlCl3 के साथ। PCl3 का रिएक्शन होता है PCl2, जो मिलता है PCl5। अगला इस PCl5 का H2 रिएक्शन कर दे तो H3PO4 और 5HCl। फॉस्फीन जो कि PH3, तो ये कैल्शियम के साथ जो सॉल्ट होता है फॉस्फोरस का, उसे अगर वाटर साथ ट्रीट करें तो हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस फॉस्फीन। इस फॉस्फीन का रिएक्शन ऑक्सीजन साथ हमें क्या देता है, P410 और 6H2O। अब हम यूनिक बिहेवियर देखेंगे नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन जो है वो सबसे टॉप पे होता है ग्रुप 15 के, और एक यूनिक बिहेवियर शो करता है अदर एलिमेंट के तुलना में। ये जो यूनिकनेस है ये क्यों आती है, क्योंकि इनका साइज और जो रेडियस का रेशियो होता है वो थोड़ा सा
ज़्यादा होता है और सबके मुकाबले। और इसी कॉम्बिनेशन जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कॉम्बिनेशन है, इसी कारण से क्या होता है कि एक यूनिक प्रॉपर्टी शो करती है नाइट्रोजन और सब एलिमेंट के मुकाबले जो इस ग्रुप में प्रेजेंट है। अगला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड बॉन्डिंग। तो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2, 2s2 और 2p3। इसकी एबिलिटी होती है कि ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर सके। ये हम देख सकते हैं, ये ऐसा फॉर्म करता है। और इसी यूनिक प्रॉपर्टी के कारण ये बहुत क्या होता है, इनर्ट इन नेचर होता है। इस ट्रिपल बॉन्ड, इस हाई बॉन्ड एनर्जी के कारण ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता। और ये जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, ऐसा मैंने बताया अभी, और बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल बनाता है। क्योंकि नाइट्रोजन सबसे छोटा है इसलिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस ग्रुप में पूरा, और इसका छोटा साइज है इसके हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन देता है। अब ये जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इस कारण से ये हाइड्रोजन बॉन्ड ही बनाता है। जैसे हमने देखा कि हमारा NH3 जो है अगर हम वाटर में डिजोल्व कर दे तो ये O के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। अगला, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो नाइट्रोजन एक वाइड ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, -3 भी शो करता है NH3 के केस में, +5 भी शो करता है NO3 के माइनस में। तो -3 से +5 के बीच में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। लेकिन दूसरे हैवियर मेटल के विपरीत ये रियरली एग्जिबिट करता है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब ये जल्दी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता है क्योंकि इसकी एनर्जी हाई होती है और इससे 2p इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। नेक्स्ट, क्योंकि अनलाइक इट्स हैवी कॉन्जनर्स, नाइट्रोजन जो होता है वो फॉर्म नहीं करता कैंटिनेटेड कंपाउंड। मतलब आप देखोगे कि वो कैंटिनेशन PP बॉन्ड बना सकते हैं, AS बॉन्ड बना सकते हैं, SB बना सकते हैं, पर NN सिंगल बॉन्ड जो है वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये बहुत ही रिलेटिवली वीक होता है। इसी कारण से हम इसकी कैंटिनेशन प्रॉपर्टी ये नहीं शो करता नाइट्रोजन। अब क्योंकि नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं होता वैलेंस शेल में, तो ये p बॉन्ड नहीं बना सकता, जो कि हैवियर मेटल जैसे फॉस्फोरस और आर्सेनिक वगैरह में देखे जाते हैं। इसी कारण से फॉस्फोरस और आर्सेनिक ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाते हैं। अपने सबसे स्टेबल जो फॉर्म है नाइट्रोजन का वो एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है जो कि N2 है, और ये इस केस में जो कि अलग दूसरे और सब भी आर्सेनिक वगैरह केस में पॉसिबल नहीं है। आर्सेनिक वगैरह ये सब N3 टाइप का बॉन्ड नहीं बना सकते। ओके, और ये एलिमेंट क्या करते हैं, पॉली एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं या फिर किसी एक एलेट्रॉप वगैरह के फॉर्म में रहते हैं। अब नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए क्योंकि ये हमारा एमिनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड सब में प्रेजेंट होता है, और ये बहुत ही हाई बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस शो करता है, जो कि किसी भी और दूसरे एलिमेंट के द्वारा नहीं देखी जाती। अब आते हैं ग्रुप 16 एलिमेंट जो है ऑक्सीजन फैमिली। तो ये है हमारे ऑक्सीजन फैमिली। इसमें हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2p4, 3p4, 4p4, 5p4 और 6p4, मतलब p4 हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना। चलो, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, NH2 NP4। जैसे ऑक्सीजन में क्या हो गया, 2s2 2p4 है ना। और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो -2 +4 +6 ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकती है। अगर हम बात करें रिएक्टिविटी की तो ऑक्सीजन जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, जबकि अदर जो एलिमेंट होते हैं इस फैमिली में वो उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं वो घटती जाती है। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या करती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करता है। और एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। अगर मैं बात करूं पीरियड की, एटॉमिक साइज की, तो इंक्रीज डाउन द ग्रुप ऐसे बता रखा। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप में, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। फिर डेंसिटी की बात करूं तो वो भी इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है क्योंकि साइज बढ़ते जाता है और इस कारण से इलेक्ट्रॉन जो खींचने की टेंडेंसी होती है वो घटते जाती है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, वो भी घट जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को प्लग करना आसान होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन उसके कम होता है। अगला, अगर मैं रिएक्शंस की बात करूं
तो ये जो है ऑक्साइड बना सकते हैं कार्बन से रिएक्ट करके, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, है ना, सिलिक ऑक्साइड वगैरह। और ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करके H2O से वाटर, H2S हाइड्रोजन डाइसल्फाइड और सेलेनियम डाइहाइड्राइड फॉर्म कर सकती है। जबकि हैलोजन का रिएक्ट करके हमें Cl2O, Cl2O3 और Cl2O5 दे सकती है। अगला, ये मेटल के साथ रिएक्ट करके हमें मेटल ऑक्साइड देती है, जैसे MgO और PbO। जबकि एसिड से रिएक्ट करके ये H2SO4 और H2SO4 देती है, H2SeO4 देती है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शन देते हैं ग्रुप 6 एलिमेंट के। जैसे पहला है H2O2 का रिएक्शन जो हमें H2O वाटर देता है। दूसरा सोडियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन जो हमें Na2O देता है, और एल्युमिनियम और O2 का रिएक्शन जो हमें Al2O3 देता है। सेम कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 देती है, और सल्फर जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हमें SO2 देते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। फिर ये सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक्सेस ऑक्सीजन में हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड भी दे सकती है, और कॉपर सल्फाइड, सल्फर से रिएक्ट करके हमें कॉपर सल्फाइड देती है, और आयरन हमें क्या देती है, आयरन सल्फाइड। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हमें H2S मिलता है सल्फर का। फिर रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऐसा मैंने देखा था कि सेलेनियम जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ऑक्साइड जैसे SeO2, और 2O2 से रिएक्ट करके बनाएगा SeO3। जबकि मेटल के साथ रिएक्ट करके सेलेनियम क्या बनाता है, Na2SeA, जो कि सोडियम सेलेनाइड, और सिल्वर से रिएक्ट करके क्या बनाता है, सिल्वर सेलेनाइड। फिर H2 से रिएक्ट करके क्या बनाता है, H2Se, जो कि हाइड्रोजन सेलेनाइड। बात करते हैं टेल्यूरियम की। तो टेल्यूरियम हमारा ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाता है TeO2, जो कि टेल्यूरियम डाइऑक्साइड, और एक्सेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या देता है, TeO3, जो कि हमारा टेल्यूरियम ट्राइऑक्साइड। मेटल से रिएक्ट करके टेल्यूरियम बनाता है सोडियम टेल्यूराइड, और सिल्वर से रिएक्ट करके बनाता है सिल्वर टेल्यूराइड। अगला, टेल्यूरियम हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, H2Te, जो कि है हाइड्रोजन टेल्यूराइड। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप 17 एलिमेंट हाइड्रोजन। ये हमारा ग्रुप 17 एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, इनके भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो होते हैं 2s NS2 और Np5। और इन पे एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ये क्या बन जाता है, सारे के सारे बन जाते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जाते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इनका होता है NS2 Np5, और इनका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 +1 +3 +5 7, कुछ भी हो सकता, इनमें से कोई भी हो सकता है। इनकी रिएक्टिविटी की बात करें तो इनकी रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप क्या करती है, इंक्रीज करती है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या करती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, सेम कारण के कारण। आयनेशन एनर्जी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। एटॉमिक रेडियस भी क्या होता है, इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। अगर हम एटॉमिक साइज की बात करें तो ये इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ये भी इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो ये इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ये डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। ये सारे के सारे नॉर्मल पीरियोडिक ट्रेंड फॉलो कर रही है। अब हम रिएक्शन देखते हैं, तो मेटल के साथ रिएक्शन पे ये हमें देती है NaCl, MgCl2 वगैरह, और हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइलाइट देती है HCl, HBr, HI। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें HClO4, HbRO3 वगैरह देती है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी शो कर सकती है। Cl2 NaBr रिएक्ट करके क्या देगा, NaCl और Br2। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन जो है वो डिस्प्लेस कर दिया दूसरे हैलोजन को, हैलोजन जो है वो दूसरे हैलोजन को डिस्प्लेस कर दिया। और एल्कीन साथ रिएक्शन में ये हैलोजनेटेड हमें एल्कीन देती है। क्या होता है, Cl2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये देगा CH2Cl और CH2Cl। अगर मैं यूनिक बिहेवियर ऑक्सीजन के बारे में बात करूं तो ऑक्सीजन जो होता है वो टॉप पे प्रेजेंट होता है ग्रुप 16 के। इसके कारण ये यूनिक बिहेवियर शो करता है दूसरे एलिमेंट की तुलना में। ये जो डिस्टिंक्ट बिहेवियर होता है वो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दूसरे फिजिकल प्रॉपर्टी से कारण आता है। तो चलो कुछ की एस्पेक्ट्स देखते हैं ऑक्सीजन के। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है हमने देख रखा है 1s2 2s2 2p4 होता है,
और इसकी एबिलिटी होती है कि डबल बॉन्ड बना सके O2। और ये डबल बॉन्ड होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, पर N2 इतना स्ट्रांग नहीं होता। ओके, इसकी अगर साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बात करें तो ऑक्सीजन जो होता है वो सबसे छोटा होता है और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है पूरे ग्रुप में। इसके स्मॉल साइज के कारण इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है अराउंड द न्यूक्लियस, जिसके कारण ये बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये ऑक्सीजन को स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए मदद करती है। ओके, फिर अगला ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो मेनली -2 का होता है। इसके दूसरे हैवियर कंपाउंड के तुलना में ये क्या करता है, -2 शो करता है। ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ही कम शो करता है अगर ये फ्लोरीन साथ बनाए तभी। अगला इसकी जो डाई एटॉमिक नेचर होता है ये बहुत स्टेबल फॉर्म होता है इसका जो कि एक यूनिक फीचर है इस ग्रुप का। इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता, तो डी ऑर्बिटल नहीं होता तो इसकी जो वैलेंसी को एक्सपैंड करने की में लिमिटेशन आ जाते हैं, तो ये +2 से ज्यादा नहीं शो कर सकते। ये सिर्फ हैवियर एलिमेंट जैसे सल्फर और सिलीनियम के द्वारा दिखाई जाती है। अगर आप बायोलॉजिकल में बात करो तो ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें पता है, कंपोनेंट वाटर का भी और सेलुलर रेस्पिरेशन में तो है ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए। इसकी जो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑक्सीजन की वो किसी भी एलिमेंट से बहुत ज्यादा है ना। अगला एलोट्रॉप, तो ऑक्सीजन एक नोटेबल एलोट्रॉप है, ओजोन भी एक वन ऑफ द एलोट्रॉप, और ये ओजोन बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है यूवी और हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेस को एब्जॉर्ब करने में। और ये एलोट्रॉप वो लेस कॉमन होता है, दिस एलोट्रॉपी इज लेस कॉमन इन अदर्स ग्रुप एलिमेंट्स। ये मतलब और एलिमेंट्स के द्वारा इस तरह की एलोट्रॉपी नहीं दिखाई जाती। अगर मैं ऑक्साइड्स के फॉर्मेशन की बात करूं तो ऑक्सीजन जो होता है वो एक हाईली रिएक्टिव होता है और ऑक्साइड फॉर्म करता है किसी भी अदर एलिमेंट के साथ, और ये ऑक्साइड हमें फंडामेंटल होते हैं किसी भी केमिकल प्रोसेस में, इंक्लूडिंग कोरोजन, कंबशन, सेलुलर रेस्पिरेशन वगैरह वगैरह। अब हम ग्रुप 17 देखते हैं रिएक्शंस उसके। तो ये मेटल जैसे सोडियम से रिएक्ट करके बनाता है 2NaF। क्लोरीन अपने एक हैलोजन से रिएक्ट करके बनाता है इंटर हैलोजन कंपाउंड जैसे ClF। उसी तरह से क्लोरीन भी रिएक्ट करके सोडियम से बनाता है NaCl और H2 से रिएक्ट करके बनाता है HCl। ब्रोमीन सोडियम से रिएक्ट करके बनाता है NaBr और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके बनाता है HBr। I2 रिएक्ट करता है सोडियम के साथ और हमें देता है 2NaI, और H2 से रिएक्ट करके देता है 2HI। अगर मैं फ्लोरीन के यूनिक बिहेवियर की बात करूं तो फ्लोरीन जो है वो टॉप पे प्रेजेंट होता है ग्रुप 17 के, और ये यूनिक बिहेवियर शो करता है दूसरे हैलोजन के मुकाबले। ये डिस्टिंक्ट बिहेवियर इसके स्मॉल साइज के कारण है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कारण है। दूसरे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज वो क्या होते हैं इसके कुछ की कॉन्सेप्ट हम देखते हैं अब। ओके, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसा मैंने कहा, फ्लोरीन क्या होता है सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है पीरियोडिक टेबल में, और ये जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है यही दूसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने में मदद करता है इफेक्टिवली, जिसके कारण ये केमिकल रिएक्शन और बॉन्ड फॉर्मेशन कर पाता है। अगर एटॉमिक साइज की बात करूं तो इसकी एटॉमिक साइज बहुत कम होती है, और इसी इलेक्ट्रॉनिक साइज स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक साइज कारण इसका चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। दिस कंट्रीब्यूट टू इट्स रिएक्टिविटी एंड एग्रेसिवनेस, इसी कारण हाईली रिएक्टिव और एग्रेसिव होता है केमिकल रिएक्शंस में। फिर रिएक्टिविटी जैसे मैंने बताया कि फ्लोरीन जो है वो एक्सट्रीमली रिएक्टिव होता है क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा होता है, तो ये ऑलमोस्ट सारे मेटल के साथ रिएक्ट करके, और कभी कभी ये नोबल गैस साथ भी रिएक्ट कर लेता है। ये रिएक्टिविटी इतनी हाई होती है दैट ये हजार्डियस हो सकता है। फ्लोरीन डिफिकल्ट टू हैंडल सेफली। फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये ना कार्बन के साथ बहुत से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है जैसे CF, अमंग द स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल बॉन्ड फॉर्म विद कार्बन। ये क्यों होता है? क्योंकि उसका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है और स्मॉल एटॉमिक साइज होता है। क्योंकि फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सारे हाइड्रोजन्स में। ये किसी भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जिनको नहीं भी ऑक्सीडाइज कर सकती है उनको भी ऑक्सीडाइज कर देता है। अगला यूनिक केमिस्ट्री विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो प्रॉपर्टी जो शो करता है
वो दूसरे हाइड्रोजन हैलाइड्स की नहीं होती है। ऐसे हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जिसके कारण इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है और सारे हाइड्रोजन हैलाइड से। उसके बाद ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर सकता, क्योंकि फ्लोरीन के पास सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, क्योंकि उसके हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कारण। और ये कोई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल है ही नहीं, ताकि अपने वैलेंस शेल को बढ़ा सके। कंपाउंड जो कि नोबल गैस होते हैं, उनके साथ भी रिएक्ट करके कंपाउंड बना सकता है, इतना रिएक्टिव होता है, जैसे कि ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड। अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोलूँ तो फ्लोरीन के यूनिक एक्टिविटी के कारण इसका बहुत ज़्यादा यूज है फार्मास्यूटिकल और आर्कोलॉजिकल एग्रोकेमिकल्स में। और फ्लोरीन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो फ्लोरीन के कारण फिजिकल प्रॉपर्टीज में ड्रामेटिक चेंज आता है, जैसे कि थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और सॉल्वेंट के लिए रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। अब हम देखेंगे नोबल गैस। तो नोबल गैस क्या होता है? ये होता है हमारा नोबल गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। इन सब का क्या होता है? ऑक्टेट कंप्लीट होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। एक्सेप्शन है हमारा हीलियम, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। नोबल गैस जो है वो क्या है? ग्रुप ऑफ एलिमेंट जिसमें क्या होता है हमारा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। इन्हें हम क्या कहते हैं? नोबल गैस। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं और रिएक्ट करते नहीं है कंपाउंड्स बनाने के। कुछ कुछ एक्सेप्शन है उसके, लेकिन ऊपर वाले जो नोबल गैस होते हैं तो बिल्कुल रिएक्टिव नहीं होते, क्योंकि ये इनके हाई स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण होता है। नोबल गैस के पास फुल वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल्स होते हैं, जो कि उन्हें स्टेबल और अनरिएक्टिव बनाते हैं। ये बहुत ही रेयरली कंपाउंड फॉर्म करते हैं किसी और एलिमेंट के साथ, और इसी लो रिएक्टिविटी के कारण इनके पास एक कंप्लीट सेट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अब कुछ रिएक्शन देखते हैं। तो जेनॉन फ्लोराइड फ्लोरीन बनता है जेनॉन और फ्लोरीन के रिएक्शन से। हायर फ्लोराइड भी बन सकता है, जैसे जेनॉन टेट्राफ्लोराइड और जेनॉन हेक्साफ्लोराइड। जेनॉन ऑक्साइड्स बनता है जेनॉन का ऑक्सीजन से रिएक्शन, जैसे कि ZeXO3, जेनॉन ट्राइऑक्साइड। ये हो गया जेनॉन ट्राइऑक्साइड। अगला क्रिप्टन भी रिएक्ट कर सकता है फ्लोरीन के साथ और KrF2 दे सकता है। इसके बहुत ही लिमिटेड केमिकल कंपाउंड है कंपेयर टू जेनॉन। जेनॉन बहुत सारे कंपाउंड देता है, ZeO3 भी देता है, XeO3 भी देता है, XeF4, XeF6, मतलब बहुत सारे कंपाउंड पॉसिबल है इसके, जबकि ये क्रिप्टन के लिए लिमिटेड कंपाउंड ही पॉसिबल है। अगला रेडॉन फ्लोराइड। ये एक्टिविटी सिमिलर होती है जेनॉन के जैसा ही, पर ये रेडियो एक्टिव होता है नेचर में, इसलिए इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं पॉसिबल है। और जो नोबल गैस होता है वो बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, और ये कोई स्टेबल कंपाउंड नहीं बनाते। जेनॉन और क्रिप्टन, अगर हम एक्सेप्शंस की बात करें तो जेनॉन और क्रिप्टन क्या एक्सेप्शन है जनरल रूल ऑफ नोबल गैस रिएक्टिविटी के, क्योंकि ये कंपाउंड बना सकते हैं अंडर सर्टेन कंडीशन, जैसे कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर। उदाहरण जैसे XePtF6, KrF2 वगैरह वगैरह। नोबल गैस से कुछ यूज होता है, जैसे कि हीलियम को हम यूज करते हैं बैलून वगैरह में, एयरशिप्स में, और कूलेंट के तौर पे सर्टेन एप्लीकेशन है ना। नियॉन जो होता है वो साइंस और बोट्स में होता है, नियॉन लाइट। आर्गन हम लाइट बॉल में यूज करते हैं इनर्ट गैस की तरह। ओके। क्रिप्टन और जेनॉन जो होता है वो लाइटनिंग और इंसुलेटिंग गैस बनाने का काम आता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। विच हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो क्रिप्टन तो किसी तरह के बॉन्ड बनाता नहीं, या फिर हेजियम या फिर हीलियम या फिर नियॉन, ये एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। अब जिसका साइज ज़्यादा है वही क्या करेगा? कंपाउंड ज़्यादा वैंडरवाल फोर्स उसमें रहेगा, और ज़्यादा वैंडरवाल फोर्स रहेगा तो मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। नियॉन का साइज तो छोटा है, हीलियम का सबसे छोटा है, जेनॉन और क्रिप्टन में जेनॉन का ज़्यादा होता है, तो जेनॉन हो जाएगा आंसर। ओके। हम यहाँ एक और भी है, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? घटते जाता है, जिसके कारण डायपोल प्रोड्यूस मूवमेंट और हेंस लंडन फोर्सेस क्या होता है? इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। इसीलिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है इस फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ जाता है हीलियम से जेनॉन की तरफ। विच कंपाउंड है स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल? तो बॉन्ड एंगल किस पर डिपेंड करेगा?
तो आपको पता होगा, तो जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होता है, जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होता है, ओके, तो इसमें आप देखोगे सबका कैरेक्टर एस कैरेक्टर क्यों सेम है, क्योंकि सबका सब sp3 है। ओके, ये तो सेम हो गया। अब ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर ज़्यादा खींचेगा, जिसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाने के लिए क्या होगा कि इन दोनों के बीच रिपल्शन होगा या दूर दूर जाएंगे, तो इसलिए इनके बीच बॉन्ड एंगल क्या होगा, सबसे कम होगा। तो हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे बॉन्ड एंगल क्या होगा, बढ़ते आएगा डाउन द ग्रुप। तो हम, मुझे लगता है इसमें आर्सेनिक होगा सही आंसर, सॉरी SbCl3, क्योंकि ये सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आर्सेनिक के नीचे आता है SbCl3। ओके, हाँ, तो इसी कारण से ये क्या होगा, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल, सबसे कम बॉन्ड एंगल शो करेगा। अगर मैं बात करूं तो लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन डिक्रीजेस बॉन्ड एंगल, हाउएवर द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर मच फर्दर अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम इन SbCl3, क्योंकि SbCl3 से इलेक्ट्रॉन पेयर वो दूर है, क्योंकि इसमें क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है NCl3 से, इसीलिए इनमें ज्यादा डिस्टॉर्शन नहीं होता, जबकि PCl3, HCl3 और SbCl3 में हेंस बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है NCCl3 से SbCl3 की तरफ। अमंग द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडिक स्ट्रेंथ इज, तो इसमें हम क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे सिंपली, तो 4 2 8 1 + 7, H03 में क्या हो जाएगा, 3 2 6 5, 2 2 4 3 और 1 1। ओके, तो ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सॉरी HOCl है ना। ओके, 3 2 6 5, 2 2 4 3 और इसमें हो जाएगा -2 -1, ये हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा +1। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें है, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट इसका है, तो इसकी क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी HCl4 की, फिर होगी HCl3, HCl2 और HCl, तो हो जाएगा थर्ड आंसर। ओके, यही दिया हुआ है, वही चीज यहाँ लिखी है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड नेगेटिव चार्ज इज मोर डिलोकलाइज्ड ऑन ClO4- ड्यू टू रेजोनेंस एंड मोर स्टेबल, ये भी कारण है। हेंस वी कैन से दैट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम अराउंड क्लोरीन एटम इंक्रीजेस एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन एटम इंक्रीजेस, दस द एबिलिटी टू लूज H+ इंक्रीजेस, वही चीज लिखी है यहाँ पे भी। Which of the following statement is true? The stability of hydride decreases from NH3 to BiH3. In group 15, nitrogen cannot form d pi, ये सही है, क्योंकि इसमें d इलेक्ट्रॉन्स होते ही, d शेल होता ही नहीं। सिंगल NN बॉन्ड इज वीकर देन सिंगल pp बॉन्ड, ये भी सही है। N2O4 हैज 2 रेजोनेंस, ये भी सही है। तो ये कौन सा, ये गलत हो गया। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीज करती है एज वी गो डाउन द ग्रुप। अब इसमें d ऑर्बिटल नहीं है, तो d pi p बॉन्ड नहीं शो कर पाएगी। NN बॉन्ड जो होता है वीक होता है pp बॉन्ड से, ये भी सही है। तो ये क्या है, इनकरेक्ट है, ऐसा मैंने बताया अभी। और ये N2O4 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो कर सकता है, जिसमें से एक ये है और एक ये है। ओके, डन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सल्फर इज करेक्ट? S2 इज पैरामैग्नेटिक। पहला, द वेपर ऑफ 200 डिग्री सेल्सियस कंसिस्ट मोस्टली ऑफ एसिड रिंग्स। एट 600 डिग्री सेल्सियस द गैस मेनली कंसिस्ट ऑफ S2 मॉलिक्यूल। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज नेवर लेस देन 4। चलिए देखते हैं, ये इनकरेक्ट है, ये हो सकता है ना। तो ये करेक्ट है पहला वाला, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और चौथा वाला गलत है। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, यहाँ पे H2 ऐसा क्या हो गया, 4 से कम भी शो करता है, S2O32 माइनस में +2 -2 +4 और +6। ओके, अगला, ये भी सारे सही मैंने बताया था। अब 600 डिग्री सेल्सियस पे गैस जो होता है मेनली S2 ही कंटेन करता है, और वेपर 200 पे एसिड होता है, यही एसिड डिकम्पोज होकर एसिड बन जाता है। ओके, और S2 मॉलिक्यूल होता है पैरामैग्नेटिक होता है, क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। आइए आप एमओ से भी देख सकते हो। विच द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, जो आसानी से टूट जाए, तो ये होगा मोस्ट रिएक्टिव ICl। तो आज के लिए इतना ही, यहाँ इसके साथ हमारा P ब्लॉक एलिमेंट खत्म होता है।